नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 2 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज का जो आर्टिकल है वो एमएसएमई से रिलेटेड है। एमएसएमई को हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसमें कुछ सुधार और संशोधन करने की सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड पीसीएस 2022 ईस्वी में जो हुआ है और यूपीएससी सभी जगहों पर एमएसएमई से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। कुछ नहीं तो एमएसएमई की परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी। तो एमएसएमई की परिभाषा को, उससे संबंधित प्रावधानों को हम लोग पढ़ेंगे। एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे जो जीडीपी है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है इसका। हमारे एक्सपोर्ट में 40% हिस्सा एमएसएमई का आता है। जॉब देने में 50% ज़्यादा हिस्सा जो जॉब दिया जाता है वो एमएसएमई का ही है। छोटे उद्योग होते हैं लेकिन सामान्य तौर पर तकनीकों के अभाव के चलते ये कई बार मानव पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। इनमें रोज़गार भरपूर मात्रा उपलब्ध होती है। छोटे शहरों में रोज़गार बहुत बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है। इसके साथ साथ उत्तर भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी जैसे राज्यों में रोज़गार प्रोवाइड करवाने में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार में भी सरकार को एमएसएमई को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एमएसएमई क्या है इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। क्यों सरकार, सभी सरकारें चाहे वो राज्य हो केंद्र हो, इसके पीछे पड़ी हुई रहती हैं, इसको और भी अच्छा करने की कोशिश कर रही होती हैं। इसको चैलेंजेस क्या क्या हैं ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। आपको पता ही है कि कल से नया एक्ट लागू हो गया है। नया एक्ट भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये तीनों को लागू किया गया है भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2024 ईस्वी से। और इसके लागू होने के पश्चात से जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि मैंने आपको कल बताया था कि नागरिक सुरक्षा संहिता या जो भी एक्ट लागू किए गए हैं वो तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक हम पुलिस रिफॉर्म को लागू नहीं करते हैं। तो पुलिस रिफॉर्म के बारे में भी आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे ताकि एक टॉपिक संपूर्ण रूप से तैयार हो जाए। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो बता ही दिया है मैंने आपको। कुछ और न्यूज़ हैं, जैसे मेधा पाटिकर का नाम सुना होगा आपने। नर्मदा बचाओ अभियान में ये जुड़ी हुई थी। सरदार सरोवर बांध का बहुत दिनों तक विरोध चलता रहा। नेहरू जी के ज़माने के वो बांध अब जाकर तैयार हुआ मोदी जी के ज़माने में, अब समझ ही सकते हैं। उसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट ने बताया था कि इसको नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन बनाने का बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो उनको जेल की सज़ा सुनाई है। दिल्ली के कोर्ट ने 2 से 3 महीनों की सज़ा सुनाई है और ये केस काफ़ी पुराना था, 23 साल पुराना केस था और 5 महीनों की सज़ा सुनाई गई है इनमें। तो अब इसमें क्या डिस्कस करें, इसमें तो कुछ है नहीं डिस्कस करने लायक। और हम लोग ये देखेंगे कि पहला केस किसके खिलाफ में दर्ज किया गया है नए न्याय संहिता के हिसाब से। ग्वालियर में एक केस आया था जिसको दर्ज किया गया। पहला केस 12:10 पर दर्ज किया गया। 12 बजे रात 1 जुलाई से ये कानून लागू हुआ और 12:10 पर पहला केस दर्ज किया गया था। तो उसको हम लोग देखेंगे फैक्ट के तौर पर। उसके अलावा ब्रेन इम्प्लांटेशन, जो मिर्गी के मरीज होते हैं उनके लिए ब्रेन इम्प्लांटेशन का एक तकनीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आरबीआई का एक प्रोजेक्ट नेक्सस का आप लोग गलत वो सोच रहे होंगे कि नेक्सस है, पता नहीं इसका क्या होगा। नेक्सस पॉजिटिव सेंस में है। इसको भी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यूपीआई है, पेमेंट इंटरफेस है, हमारा इकलौता सबसे शानदार, दुनिया के सबसे शानदार पेमेंट इंटरफेस में से एक यूपीआई, जो 20 सेकेंड के अंदर पेमेंट करने की क्षमता रखता है और बहुत रिलायबल है। इसने भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत ही बड़े स्तर पर बदल कर रख दिया है। ट्रांजैक्शन शब्द मैं यूज कर रहा हूँ। तो यूपीआई को आसियान के देशों के साथ जो पेमेंट सिस्टम है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही। तो वही है प्रोजेक्ट नेक्सस। उसके अलावा हमने जो वर्ल्ड कप जीता बारबाडोस में, कहाँ पर जीता है बंधुओं? बारबाडोस। इसको भी ज़रा देखेंगे कि भाई बारबाडोस कहाँ है। शानदार से जीत रहा हमारा वर्ल्ड कप का। और बारबाडोस की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा वहाँ की क्षेत्रीय भाषा मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रीय भाषा वहाँ की हिंदी और भोजपुरी है। आपको लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ सुबह सुबह, बिल्कुल सही है। बारबाडोस में गिरमिटिया मजदूर बहुत बड़ी संख्या में ले जाए गए थे। इसीलिए मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लिया, अपना जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है, तो उसमें मैंने पहला ही सवाल दिया था गिरमिटिया मजदूर से, क्योंकि इस बार वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप हुए हैं जहाँ पर भारत के गिरमिटिया मजदूर बहुत बड़ी संख्या में गए थे
और उन देशों में गुयेना जो देश है जिसका जो जीडीपी है गुयेना का, इसका जीडीपी दुबई से भी तेज़ी तरीके से बढ़ रहा है। दक्षिण अमेरिका का ये दुबई बनने वाला गुयेना, फ्रेंच गुयेना की मैं बात कर रहा हूँ। और ये गुयेना यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय लोगों की है। दुनिया में सबसे तेज़ी गति से किसी की जीडीपी बढ़ रही तो गुयेना है। तो इस देश के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि भाई क्या है ये, और बारबाडोस का मैप वगैरह थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग, सेंट्रल अमेरिका का मैप भी कर लेंगे क्योंकि वहाँ से वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एमएसएमई के बारे में बताता हूँ। एमएसएमई अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। 70 बीपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, तो अगर आपको ऐड होना हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। आज अगला टेस्ट है, आज आप लोगों का टेस्ट होगा किसका, तो आज ज्योग्राफी का अंतिम टेस्ट है जिसमें इन्वायरमेंट के और बिहार स्पेशल के सवाल होंगे। इन्वायरमेंट के शानदार सवाल डाले हैं क्योंकि जो नया पैटर्न आया बीपीएससी का उसमें इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कब पूछ लेगा उससे और उसका कोई ठिकाना है नहीं। और शानदार से नॉर्मल सवाल है, करंट अफेयर से जोड़ कर हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो हैं उसके सवाल होंगे और डेफिनेशन आधारित सवाल होंगे, वो होंगे। तो आप जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ना हो तो बताइएगा। अभी तो फुल लेंथ शुरू नहीं हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट अभी शुरू होने में समय है। और तब तक अभी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब साइंस एंड टेक होगा। और उसके पश्चात हम लोग किस पर आएंगे, उस ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स, फिर साइंस पर आएंगे हम लोग। ओके, देखिए क्या है एमएसएमई अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून 2024 के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उद्यमी भारत दिवस का आयोजन किया गया किसके द्वारा, तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा 27 जून 2024 के अवसर पर किया गया है। विलंबित भुगतानों के लिए विवाद में समाधान में सुधार के साथ एमएसएमई क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2006 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया। एमएसएमई एक्ट जो 2006 है उसमें संशोधन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री द्वारा कई पहलुओं का शुभारंभ किया गया, जिनमें समाधान पोर्टल का प्रस्तावित उन्नयन। समाधान पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, ये एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में प्रस्तावित संशोधन, टीम इनिशिएटिव और यशस्विनी अभियान, ये सब के सब एमएससी से जुड़े हुए बंधु हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए निम्न से कौन कौन से कार्यक्रम या इनिशिएटिव जो है वो एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर 5-6 कार्यक्रम दे देगा और उसके में से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है। देखिए क्या है एमएसएमई के बारे में मुख्य तथ्य क्या है और इससे जुड़े हुए डेफिनेशन को सामने लिखकर चिपका लीजिएगा, याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ओके, 2020 में संशोधन भी किया गया है एमएसएमई के डेफिनेशन में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऐसे व्यवसाय हैं जो वस्तुओं और पण्यों कमोडिटीज़ का उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण करते हैं, जो उद्योग करते हैं। उद्योग में कुछ भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विस का कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हों, मायने ही नहीं रखता है, बस आप उद्योग कर रहे हो। छोटा उद्योग होना चाहिए। छोटा का मतलब ये मत सोचिएगा एक दुकान है, करोड़ों में होता है वो उद्योग भी। दिखाता हूँ मैं अभी। वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेज। एमएसएमई इसका मतलब यही होता है। इंटरप्राइज का मतलब कोई भी उद्यम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेज, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि पहले ये डेफिनेशन था, ये डेफिनेशन 2020 में इसको परिभाषित किया गया कि भाई एमएसएमई किसको कहा जाएगा, माइक्रो किसको कहा जाएगा, माइक्रो उद्यम, स्मॉल उद्यम, मीडियम उद्यम किसको कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी ऐसे उद्यम जिसमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर उनका 5 करोड़ से कम का हो, उनको माइक्रो कहा जाएगा। 5 करोड़ टर्नओवर आपको कम लग रहा है क्या? छोटे मोटे जो अपने यहाँ पर ज़िला हैं, जैसे बिहार के जो अलग अलग ज़िले हैं उसमें एक आध उद्योग होते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का जाता है। 5 करोड़ तक का टर्नओवर से कम हो, 5 करोड़ से कम का टर्नओवर हो और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का उनमें आता हो तो वो माइक्रो कहलाएंगे। स्मॉल में 10 करोड़ तक का उनमें इन्वेस्टमेंट आता हो और 50 करोड़ सालाना से उनका कम टर्नओवर हो, सालाना का 50 करोड़ से कम का टर्नओवर, वो स्मॉल कहलाते हैं। मीडियम 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर आपका 100 करोड़ से कम का हो तो वो मीडियम उद्यम कहलाते हैं। एमएसएमई इसी को कहा जाता है। ये आपको परिभाषा याद होना चाहिए। उत्तराखंड पीसीएस 2022 का पेपर उठा कर देखिए, पेपर बहुत आसान था, बकवास पेपर था एकदम। अभी फिर से पेपर होने वाला है जुलाई में उत्तराखंड का, ये 14-15 के आसपास शायद आप लोग देने जा रहे होंगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये यूपीएससी से पूछा गया, तो आपसे ही पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कृपया ध्यान रखें। भारत में एमएसएमई विनियम लघु उद्यम मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को वर्ष 2007 में विलय कर लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया। लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ये अलग अलग मंत्रालय हुआ करते थे।
2007 में इनको जोड़कर एमएसएमई मंत्रालय बनाया ही गया है। ओके, यह मंत्रालय एमएसएमई को समर्थन देने, उनके विकास के लिए काम करता है। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 एमएसएमई को लेकर 2006 में एक्ट पारित किया गया, 2007 में अलग से मंत्रालय बनाया गया। आप इसी समझ सकते हैं कि कितना शानदार तरीके से काम किया गया उस दौरान इस चीज़ को लेकर। प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देता है, एमएसएमई के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करता है, साथ ही यह उद्यम की अवधारणा को परिभाषित करता है। कौन करता है? तो इसी एक्ट के तहत में उद्यम क्या होता है इसको परिभाषित किया गया है। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है। एमएसएमई क्षेत्र का महत्व क्या है वैश्विक स्तर पर, जरा इसका महत्व आपसे सवाल पूछ सकता है कि एमएसएमई के महत्व को बताइए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार के इसका महत्व है और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है ये, इसमें क्या आप सुधार कर सकते हैं। आप ही को जाएंगे सुधार करने, आप अगर बनेंगे तो आपका काम क्या होगा? लाठी चलाना होगा क्या? या जो ब्लॉगर वाले ऑफिसर देखें आपने सड़क पर खड़े होकर लाइसेंस मांगने वाले आईएएस अफसर, वो काम नहीं होता है, वो दिखावा होता है। काम होता है दरअसल में पॉलिसी मेकिंग और सुधारों के लिए प्रयास करना। जो वाकई काम करते हैं वो ब्लॉग नहीं बनाते हैं, और जो ब्लॉग बनाते हैं वो दिखावा करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या क्या सुधार कर सकते हैं आप, तो आपके सुधार हमेशा यूनिक होने चाहिए। मैंने आपको बताया है, रटे रटाए नहीं होना चाहिए, वही सब लोग लिखते हैं वही नहीं होना चाहिए। कुछ क्रिएटिविटी, कुछ सोचिए सुधारों का, उसको फिर लिखा कीजिए। वैश्विक स्तर पर इसका क्या महत्व है? तो वैश्विक व्यवसाय में 90%, व्यवसाय जो दुनिया का उसमें 90%, नौकरी में 60% और 70 से अधिक तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में आधा हिस्सा है। ये दुनिया के जीडीपी में आधा हिस्सा एमएसएमई का, आधी में बाकी पूरी दुनिया। अब आप समझिएगा इसका महत्व, यानी कि दुनिया छोटे उद्योगों के बदौलत चल रही है। भारत के स्तर पर जीडीपी में योगदान और रोजगार सृजन, एमएसएमई वर्तमान में भारत के जीडीपी में 30% का भारत के जीडीपी में योगदान है। ये सब डेटा याद होने चाहिए आपको आंसर राइटिंग के लिए, बहुत आसान है याद करना। जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्यम पंजीकरण प्रणाली से प्राप्त जानकारी के आधार पर एमएसएमई मंत्रालय के पास 200 मिलियन से अधिक पंजीकृत नौकरियां और 46 मिलियन से अधिक एमएसएमई हैं, जो चीन के 146 मिलियन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में 46 मिलियन से अधिक जो हैं वो एमएसएमई है। 200 मिलियन से अधिक पंजीकृत नौकरियां हैं किसके तहत में? 3 एमएसएमई के तहत में। छोटे उद्योग होते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कोई बहुत ही बड़ा सा नमकीन बनाए कारखाना कहीं पर खुल जाता है किसी शहर में, और सालाना वो 50 करोड़ 60 करोड़ तक का बेचते हैं, तो वो क्या हो गया? एमएसएमई का ताक गया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको दिखती हैं, रिबॉक, एडिडास, वुडलैंड, ये सब अलग अलग, ये अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रोडक्ट तो खुद भी बनाती हैं, लेकिन मास लेवल पर अपने जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट का और क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो इनके साथ शेयर करते हैं और ये ठेके पर भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। उस पर वो फिर वो लेबलिंग करते हैं और लेबलिंग करके अपना प्रोडक्ट बांटते हैं। किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कभी जाइएगा, जैसे ओखला है, दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया एक है, वहाँ पर जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल दिखेंगी, है ना। तो वही सब उद्योग होते हैं, उदाहरण के तौर पर समझने के लिए आप समझ सकते हैं। वर्तमान में एमएसएमई भारत के कुल निर्यात में 45% का योगदान देते हैं। आप खुद समझ जाइए कि 45% एमएसएमई से निर्यात होता है। भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र, जिसमें लघु उद्योग और कारीगरों का प्रभुत्व है, देश के निर्यात के लिए अत्यधिक लाभदायक है। साथ ही इसका विश्वव्यापी बाजार भी है। विनिर्माण उत्पादन योगदान, एमएसएमई देश के विनिर्माण उत्पाद महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग और रसायन जैसे क्षेत्रों में। ग्रामीण औद्योगिकरण एवं विकास, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ टर्म समझ रहे हैं आप। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है देश की संसाधनों का मास स्तर पर वितरण, सभी तक वितरण हो, सभी तक पहुंच, उसी को इंक्लूसिवनेस कहा जाता है। कि आर्थिक व्यवस्था में देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी पहुंच हो, शामिल हो, तो उसी को इंक्लूसिवनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समावेशीकरण या समावेशी विकास कहा जाता है, जिसमें सबको साथ लेकर चलें। सबका साथ सबका विकास जो है मोदी जी का क्या बोलते हैं नारा, वो इंक्लूसिवनेस को दिखाता है। वो नारा किसको दिखाता है? इंक्लूसिवनेस को दिखाता है। हालांकि इस दौरान असमानता बढ़ गया है। जब हम सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, इस दौरान इंक्लूसिवनेस में कमी आई है। कुछ शानदार योजना इंक्लूसिवनेस को लेकर चलाई गई हैं, जैसे जनधन हो गया, जैसे एमएसएमई सुधार हो गया। ये सब शानदार योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने चलाई है। तो वर्तमान की योजनाएं भी जोड़ सकते हैं। एमएसएमई ग्रामीण औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लघु स्तरीय इकाई से युक्त खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने में सहायता कर रहा है। नवाचार उद्यमिता, चूंकि छोटे उद्यम का आमतौर पर बदलती बाजार स्थिति का समायोजन करना तथा नई वस्तुओं और सेवाओं को लॉन्च करना आसान लगता है, इसलिए एमएसएमई क्षेत्र नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा भी देता है। एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024, यह दिवस एमएसएमई के महत्व और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए 27 जून को मनाया जाता है। यही सवाल आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ एमएसएमई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो विभिन्न संकटों के समय सतत विकास में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यमों की शक्ति लचीलेपन का लाभ उठाना। ये था, इतना बड़ा सा थीम था इसका कि भाई विभिन्न संकट के समय में सतत विकास में तेजी लाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए एमएसएमई, इतना भी ध्यान रखेंगे तो ही आप कर ले जाएंगे। बस इतना बड़ा पूछेगा नहीं थीम आपसे। इतिहास और महत्व, 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में एमएसएमई के पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की राष्ट्रीय क्षमताओं में वृद्धि करना। यूएन ने देखा कि भाई दुनिया में जिस उद्योग का आधा से ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा नौकरी देता है, उसको लेकर एक दिवस होना चाहिए। तो दिवस कौन सा चुना गया, तो 27 जून को चुना गया। कौन सा दिवस, एमएसएमई दिवस। मैं ही पूछ लूँगा किसी दिन आपसे एमसीक्यू बनाकर, फिर देखता हूँ आप करते हैं कि नहीं। एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन क्या है। एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 यह देश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए बनाया गया था। एमएसएमई के संवर्धन, विकास को सुगम बनाना, प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाना, जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाना। बाजार में कंपटीशन बढ़ने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है, आपको लाभ होगा। सोचिए आपके पूरे कॉलोनी में एक ही दुकान हो, आपके पूरे गाँव में एक ही दुकान हो, आपको वो दूध का एक पैकेट 20 की जगह पर 30 रुपये का देगा, तो मजबूरी में आपको कितनी बार खरीदना पड़ेगा। वहीं उसके बगल में 2-3 वैसे ही दुकान और खड़े हो जाएं तो क्या होगा, उसकी मोनोपोली कमज़ोर हो जाएगी। एमएसएमई में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और उनको प्रतिस्पर्धा के लायक बनाना कि वो प्रतिस्पर्धा कर सकें, है ना। एमएसएमई को ऋण, विपणन सहायता, अन्य सहायक सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना। एमएसएमई क्षेत्र उद्यमिता, कौशल विकास को बढ़ावा देना। प्रस्तावित प्रमुख संशोधन, प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है। क्या ये अभी पीटी में पूछा जाएगा संशोधन, अभी प्रस्तावित वाला? प्रस्तावित संशोधन नहीं पूछा जाता। कोई भी एक्ट अगर विधेयक है तो तब तक आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है। जब तक वो एक्ट अधिनियम नहीं बन जाता है, जब तक विधेयक जो बिल है वो जब तक एक्ट नहीं बन जाता, तब तक आपसे नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन। ये प्रस्ताव है, अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। भुगतान तीव्र बनाना, एमएसएमई को लेकर एमएसएमई का प्रतिनिधित्व को मजबूत करना। पूर्व के अधिनियम का आधुनिकीकरण करना। उस समय के जो अधिनियम थे वो आज के बाजार के अनुरूप नहीं हो सकते। 2006 के बाजार अलग थे, 2024 के बाजार अलग हैं। 20 साल होने को आ गया है, तो 2006 में जो लोग जन्मे उनका भी 20 साल हो जाएगा, 2 साल 1 साल के बाद। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इसीलिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। मंत्रालय कौन कौन सा पहल चलाता है, यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है। ऊपर जो पढ़ा है मैंने यूएन वगैरह के बारे में, एमएसएमई क्या होता है, दिवस कौन सा है, उससे सवाल पूछ सकता है। एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन, इसका उद्देश्य ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर 5 लाख सूक्ष्म लघु उद्यमों को शामिल करना। इसके तहत सरकार द्वारा ऑन बोर्डिंग, कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, सामग्री डिजाइन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। कुछ नहीं है। क्या है ये सब, क्या है भाई ये सब? जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पर आपको कोई सामान बेचना हो तो आपको वहाँ पर जाना पड़ता है, फ्लिपकार्ट को कुछ शुल्क वगैरह देना पड़ता है। ऑन बोर्डिंग जाना, कैटलॉगिंग अलग अलग उसका कैटलॉग बनाना कि किस प्रोडक्ट को कहाँ पर रखा जाए, किस प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। अकाउंट होगा, मैनेजमेंट होगा, लॉजिस्टिक यानी पैकिंग करके भेजना। ये सब काम अभी वर्तमान में प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है और अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है प्राइवेट हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया और कई सारे हैं, मंत्रा हो गया, अलग अलग हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक ओपन प्लेटफॉर्म इसको लेकर, ओपन देखिए क्या लिखा हो, नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इस पर एमएसएमई आ सकती हैं, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और यहाँ से अपने ऑनलाइन व्यापार कर सकती हैं। इसमें आधे लाभार्थी महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम होंगे। अभी हमने एक शर्त लगा दी है कि इसमें उद्यम कौन होंगे, मैक्सिमम महिला लाभार्थी वाले होंगे। यशस्विनी अभियान, ये अभियान स्वामित्व वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के संदर्भ में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सहायता, सलाह प्रदान करने के क्रम में जन जागरूकता अभियानों की एक श्रृंखला है। इसमें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार, महिला उद्योग संघों के सहयोग से अभियान आयोजित करना शामिल रखा गया। इसमें क्या तात्पर्य है भाई, यशस्विनी का क्या तात्पर्य है, यशस्विनी का क्या तात्पर्य है, याद क्यों करना, एक बार में समझ में आ जाएगा। भाई प्रशिक्षण देना है मुझे, क्या है तो देखिए, यह महिलाओं के स्वामित्व वाली यशस्विनी है तो महिला ही होगा। महिलाओं के स्वामित्व वाली जो एमएसएमई है उनको थोड़ा सा एम्पावर करेंगे हम,
उनको हम थोड़ा सा एम्पावर करेंगे। देखिए, जब महिला कोई कमाती है समाज में, तो उस समाज को अच्छा माना जाता है कि वो महिला अगर कमा रही है, यानी कि वो समाज सुरक्षित है महिलाओं के लिए भी। और महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हैं, अभी भी कमाते हुए भी नहीं हो पाती हैं। तो भारत सरकार कोशिश करी कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ देश के उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए। तो यशस्विनी योजना इसलिए लाया गया कि कुछ महिलाएं, जैसे आपको पता होगा लिज्जत पापड़ महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया। तो उनके पति चले जाते थे रोजगार करने के लिए मुंबई में, तो वो सारी महिलाएं घर पर चौल में बैठी रहती थीं। चौल में बैठे बैठे उन्होंने लोगों ने क्या किया, बोला कि अपने अपने घरों में पापड़ बनाओ, और शानदार अपने घर में बनाए हुए पापड़ उसको पैक करके बेचना उन्होंने शुरू किया। आज 6000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है लिज्जत पापड़ का। सबसे अच्छा पापड़ तो यही होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, सबसे अच्छा यही होता है। 6000 कहाँ से शुरू हुआ था? तो कुछ मुंबई में चौल में रहने वाली महिलाएं जो घर पर बैठी रहती थी, उनके पति रोजगार पर चले जाते थे, तो उन लोगों ने शुरू किया था इसको। तो सरकार कोशिश कर रही कि भाई उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाए, सहायता दिया जाए, सलाह दिया जाए और क्षमता निर्माण किया जाए उनका। ओके, सरकार की कुछ और भी पहले हैं। केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य सबकी जगह से अभियान को आयोजित करना शामिल है। सभी लोग इसमें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, महिला उद्योग संघ, जो अलग अलग यूनियन है महिलाओं का, वो सब के सब शामिल हैं। सरकार की पहले मजबूत आधार तैयार करना, बाजार पहुंच का विस्तार करना, तकनीकी परिवर्तन करना, कार्यबल को कुशल बनाना, परंपरागत के साथ वैश्विक मानदंडों को अपनाना, जो हमारे ट्रेडिशनल हैं, उसके साथ साथ ग्लोबल जो वैल्यूज़ हैं उसको भी हम लोग अपनाएंगे। उद्यमियों को सशक्त बनाना, ये मुख्य रूप से सरकार का लक्ष्य रहा है। सरकार की कौन कौन से पहले हैं? एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करना, यानी कि रैंप, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्लेटफॉर्म योजना, ये एमएसएमई को लेकर है। रैंप योजना किससे संबंधित है? एस्पायर योजना किससे संबंधित है? ये सारे के सारे जो हैं चैंपियंस पोर्टल, ये सब एमएसएमई से संबंधित हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी, पात्रता सर्टिफिकेट, नवाचार, ग्रामीण उद्योग उद्यमता को बढ़ावा देने हेतु योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी, जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट योजना, ये सब के सब एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। चैंपियंस पोर्टल, ये एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। एमएसएमई का महत्व, सरकारी योजनाएं, सब कुछ मैंने बता दिया है। क्या नहीं बताया है और वो मैं नहीं बताऊंगा, तो वो मैं आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। पहला कि इसके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, दूसरा कि समाधान क्या हो सकता है। ओके, ये आपको करना है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। ओके, अगला जो है वो हम लोग बारबाडोस के बारे में थोड़ा समझेंगे। इस देश के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का इस बार का पैटर्न देखिए कि उसने वेनेजुएला के बारे में पूछ लिया है, उसने अर्जेंटीना के बारे में पूछ लिया है। दक्षिणी अमेरिका देश और अफ्रीका के देश, ये जो होते हैं थोड़े से उलझे हुए होते हैं और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि कभी एशिया के देशों की राजधानी आपसे पीटी एग्जामिनेशन नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपको लगभग में सारे याद होंगे। एशिया में बड़े देश हैं और कम देश हैं, साइज बड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, एशिया के देशों की साइज़ आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, दक्षिण अमेरिका के भी देशों के साइज़ थोड़े से आपको बड़े दिखेंगे, अफ्रीका में छोटे देश दिखेंगे, यूरोप में तो आपको सबसे सूक्ष्म देश दिखेंगे, क्योंकि यूरोप की अवधारणा क्या थी? एक भाषा एक देश, एक तरह की प्रजाति एक देश। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड वॉर के समय में स्लाव लोगों का देश रूस होता था, है ना। जर्मन मूल का जर्मन देश होता, तो उसको लेकर कितने युद्ध हुए हैं, भाषा को लेकर कितने युद्ध हुए हैं। तो बारबाडोस के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसका राजधानी कहाँ पर है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसका अभी वर्तमान में कंडीशन है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैरिबियन द्वीप पर स्थित इस देश को अंग्रेजों ने अफ्रीका और भारत से गन्ना उत्पादन के लाए गए गुलामों की मदद से आबाद किया था। अफ्रीका और भारत से गुलामों को लाए और यहाँ पर बसाया, गिरमिटिया लोगों को लाया, बसाया, और गन्ना उत्पादन के लिए, क्योंकि उष्णकटिबंध में आता है ये। उष्णकटिबंध में जो भी देश आएंगे वो गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाएंगे। गन्ना उत्पादन के लिए इस देश को बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज किया। गन्ने का, केले का उत्पादन यहाँ पर खूब होता है इन क्षेत्रों के आसपास में जितने भी देश हैं। ओके, महज 430 वर्ग किलोमीटर फैले इस द्वीप के आसपास के देश में पश्चिम में सेंट विंसेंट व द ग्रेनाजियस व सेंट लूसिया, दक्षिण में त्रिनिदाद और टोबैगो हैं। ये सब अलग अलग देश हैं। इसके बगल में सारे छोटे छोटे आइलैंड है। ऐसे 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 आप करते जाएंगे, सारे देश ही हैं, छोटे छोटे आइलैंड है। इन सबको मिलकर वेस्ट इंडीज बन जाता है। वेस्ट इंडीज जो टीम आप देखते हो किसी एक देश का टीम नहीं है, वहाँ पर जितने भी आइलैंड वगैरह हैं उन सबको मिलाकर वो टीम बना, वेस्ट इंडीज़। अलग अलग आइलैंड से लोग आते हैं वहाँ पर। ओके, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले इस देश में प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाएं वातावरण को शीतल बनाए रखती हैं। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की धीमी शुरुआत के बावजूद आज मानव विकास सूची में देश का स्थान ऊपर के 75 देशों में आता है। HDI में जहां हम नीचे के 4-5 देशों में आते हैं, 123वां रैंक है, 134वां हमारा, इसका रैंक है 75 HDI में। लेकिन कंपेयर भारत के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतने लोग हमारे मेट्रो में बैठे होते हैं जितनी इसकी आबादी है।
मेट्रो मतलब एक ट्रेन का मैं कह रहा हूँ, एक बार जो चलती है गुड़गांव के लिए, उसमें इतने लोग बैठे होते जितनी इस देश की संपूर्ण आबादी है। चलिए देखते हैं। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। राजभाषाएं अंग्रेज़ी है। मान्यता प्राप्त अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बजान है एक लैंग्वेज। अब ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप अंग्रेजी कर ले जाएंगे, आप हिंदी भोजपुरी भी आज के बाद नहीं भूलेंगे, लेकिन बजान भूल जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बजान कहाँ की भाषा में से एक है? तो ये बारबाडोस की है। क्षेत्रीय भाषाएं में हिंदी, भोजपुरी ये सब चलती हैं। गुयाना में भी हिंदी भोजपुरी चलती है। और ब्रिजटाउन है इसकी राजधानी। अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। राजभाषा कौन सी है यहाँ की? तो मुख्य भाषा है अंग्रेजी। अपने देश की राजभाषा कौन सी है? अपने देश की दो राजभाषा है, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। राष्ट्रभाषा कौन सी अपने देश की? कोई सी भी नहीं है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग कन्फ्यूज होकर बोलते हैं कि राष्ट्रभाषा तो हमारी हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। सरकार संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजशाही है। मतलब कि जैसे इंग्लैंड में होता है ना, एक राजा होगा और संसदीय लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री होंगे वहाँ पर। और संसदीय प्रकार का लोकतंत्र का तात्पर्य यही होता है कि वहाँ पर मुख्य कौन होंगे? कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होंगे। देखिए यहाँ पर है बारबाडोस, ये ब्रिजटाउन है, ये वेनेजुएला है, ये गुयाना है, ये कोलंबिया है, पनामा है। यहाँ पर क्यूबा दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको दिखेगा अलग अलग देश, प्यूर्टो रिको दिखेगा, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया, ये कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सी है। ये आपका अटलांटिक हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। इसके मैप को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कैरेबियन सी का क्यूबा का नाम तो आपने सुना होगा, फिदेल कास्ट्रो का नाम सुना होगा, चे गेवरा का नाम सुना होगा। रिवॉल्यूशनरीज यंग लोग तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो चे गेवरा और फिदेल कास्ट्रो तो भगवान होता है भाई, खासतौर से कम्युनिस्ट लोगों के लिए जो कम्युनिस्ट होते हैं। तो ब्रिजटाउन इसकी कैपिटल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्हीं सब देशों में घूम फिर के सारे मैच हुए हैं, इन्हीं सब देशों में मैच हुए हैं। तो आपके सामने जो विश्व का मैप पड़ा हुआ है उसको जूम कीजिए, उस पर ज़रा आँखें गड़ाइए, पढ़िए उसको, एक एक चीज़ को वहाँ पर पढ़ लीजिए। विषुवत कहाँ से गुजरती है? तो विषुवत तो यहाँ से गुजरती है, बारबाडोस से नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से से विषुवत की रेखा गुजरती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब कुछ देख लीजिएगा एक बार, ताकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछा ही जाएगा तो आप कर सकें आसानी से। यही पूछ लेगा कि कैरेबियन जो सी है इसके तट से कौन कौन सी देशों की सीमा लगती हैं। बहुत ही कठिन सवाल होगा क्योंकि बहुत सारे देश हैं यहाँ। तो आप एलिमिनेशन का उपयोग कीजिएगा और उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, छोटा सा फैक्ट था बारबाडोस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है वो है सेंसस से रिलेटेड, कि सेंसस नहीं होने के कारण से जो भारत सरकार है और राज्यों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होते हैं, जैसे तहसील का हो गया, डिस्ट्रिक्ट का हो गया, टाउन का हो गया, म्यूनसिपल बॉडीज़ का हो गया, इन सब के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं उसको डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सेंसस बहुत ही ज़रूरी होता है किसी देश के प्रशासन शासन को चलाने के लिए। लेकिन भारत सरकार को जो ऑर्डर पास किया गया था दिसंबर 30, 2023 में, कि 1 जून, इसमें बोला गया था कि 30 जून तक के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब वो डेट भी एक्सटेंड कर गया है। भारत सरकार का कोई नया डेट का अनाउंसमेंट भी नहीं आया है, ना तो सेंसस को लेकर कोई क्लियरिटी हो रही है। आपके समक्ष ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए कि भारत सरकार को जो काम 2021 में करना चाहिए था उसने 2024 तक क्यों नहीं शुरू किया। इलेक्शन हो गए, सारा कुछ हो गया, सेंसस के दौरान तो इतना ह्यूमन कांटेक्ट भी नहीं होता है कि उसको कोरोना के कारण टाला गया। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, टाला भी गया तो 2024 का समय आ गया है, अब तक सेंसस क्यों नहीं हुआ। और अगर अब होगा तो 2026 तक सेंसस पूरा होगा, तो फिर वो 4 साल के लिए ही लगेगा क्या? फिर से 2031 में तो सेंसस करना ही है हमें। तो ये सेंसस बहुत ज़रूरी होता है और अभी तक नहीं करवाया गया। उसके साथ साथ वुमेन कोटा जो बोला गया है, महिलाओं का कोटा जो बोला गया है, 33% तक रिजर्वेशन बढ़ाना है 2026 से हमें, उसको लेकर भी सेंसस की आवश्यकता है। वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि सेंसस के बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है जो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का बढ़ाना घटाने का काम करती है। और 2002 के आसपास जो पारित किया गया था संशोधन, उसके हिसाब से था कि भारत का जितने विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्र हैं वो 2026 तक के लिए फ्रीज किए जाते हैं। 2026 तक के लिए वही सारे सीटें रहेंगी। लेकिन 2026 तक चूँकि देश की आबादी अब 140 करोड़ जा चुकी है, कई सारे लोकसभा ऐसे हैं जिनको 2 में बांटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, कई सारे विधानसभा के क्षेत्र ऐसे हैं जिनको 2 से ज़्यादा में बांटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो हमें परिसीमन की आवश्यकता है। परिसीमन तब होगा जब जनगणना होगा, जनगणना तब होगा जब भारत सरकार करवाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं अब उत्पन्न होनी जनगणना के कारण शुरू हो गई हैं।
तो इसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है और जल्द ही मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आप सुनेंगे कि भारत सरकार सेंसस का ऐलान कर सकती है। डिजिटली सेंसस इस बार किया जाएगा और सेंसस क्यों ज़रूरी होता है वो तो आपको पता ही है। कितने सारे डेटा हमारे साथ निकल कर आते हैं और उन सबको पढ़कर आपको एग्ज़ाम भी देना होता है। तो इस बार के यूपीएससी में सवाल यही पूछा गया था कि ये जो एक्ट लाया गया था कौन सा, तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जिसके तहत महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा विधानसभाओं में। तो उसको लेकर ये पूछा गया था कि ये बताइए कि ये 18th लोकसभा से लागू किया गया है क्या? नहीं, 18th लोकसभा से लागू नहीं किया गया। 18th लोकसभा अभी अभी शुरू हुआ है और इसको 2026 के पश्चात लागू किया जाएगा। 2026 के पश्चात बहुत बड़े रिफॉर्म होने वाले भारत की संसदीय प्रणाली में, जिसको लेकर विवाद भी है। थोड़ी सी बात मेरी सुन लीजिएगा, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा ही रहा हूँ। पहला विवाद है कि दक्षिण के राज्य ये कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने का शानदार काम किया है, हमारे पॉपुलेशन नहीं बढ़े हैं। तो क्या इस शानदार काम का हमें उपहार की जगह पर, हमें इसका पुरस्कार की जगह पर हमें इसका सज़ा मिलेगा? क्या सज़ा मिलेगा? जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। तो क्या दक्षिण भारत के संसदीय क्षेत्र कम हो जाएंगे? यूपी बिहार की जनसंख्या खूब बढ़ी है तो उनको संसदीय क्षेत्र और भी मिलेंगे क्या? तो क्या दक्षिण भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा क्या? उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का काम किया तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। वहीं उत्तर भारत और बाकी राज्यों में जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़े हैं, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर सही काम नहीं किया है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा क्या? तो ये बैलेंस करने के लिए भी दक्षिण के राज्यों ने बहुत बार आवाज़ उठाई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना और सभी राज्यों ने बोला है, भारत सरकार को आंध्र ने भी बोला था कि इस पर भी ध्यान दिया जाए कि जब 2026 में परिसीमन किया जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जिन राज्यों ने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कृत किया जाए, न कि उनको सजा दी जाए। अब यूपी में 80 लोकसभा सीट हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं, 120 लोकसभा सीट 2 राज्यों से आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व का जो असमान वितरण है उसको इंगित करता है। तो प्रतिनिधित्व का असमान वितरण कभी भी नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए विभाजनकारी साबित हो सकता है। एक कहीं न कहीं असहयोग की भावना दक्षिण के राज्यों में उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुछ चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। 2026 के बाद डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन किया जाएगा और देश में लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों को और भी बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जनगणना आवश्यक है। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार 2024-25 में जनगणना करेगी, 2026 में फिर अच्छे तरीके से बंटवारा किया जाएगा। तो हम लोग जरा जनगणना को समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, कौन से मंत्रालय के तहत में, किस विभाग के तहत में ये सब काम होते हैं। देखिए, जनगणना किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों की जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा संबंधी संग्रह, संकलन, विश्लेषण, ये सब कुछ होता है। पिछले एक दशक में देश की प्रगति की समीक्षा, सरकार की चल रही योजनाओं की निगरानी, भविष्य की योजनाओं को बनाने का आधार है। यह किसी समुदाय के तात्कालिक विवरण प्रदान करती है जो किसी विशेष समय पर मान्य होता है। इसमें क्या क्या नोट किया जाता है? परिवार के लोगों की संख्या और उसके अलावा उनका धर्म नोट किया जाता है। SC/ST का पॉपुलेशन भी नोट किया जाता है। SC/ST पॉपुलेशन आप पढ़ते हैं ना कहीं क्या है। उसके अलावा धार्मिक आधार पर शैक्षणिक स्थिति क्या आप पढ़ते हैं ना कि सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग जो हैं वो जैनिज़्म में हैं, जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मुस्लिमों में धार्मिक आधार पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या अभी भी कम बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। आबादी किस राज्य में कितना है, ये सब के सब जनसंख्या से रिकॉर्ड निकल कर आते हैं। भारत जनगणना का संचालन 2 चरणों में किया जाता है। मकानों की गणना, जनसंख्या गणना। आपके घर पर आपने देखा होगा कि जनगणना करने से पहले वो मकान नंबर लिख के चले जाते हैं, उसके बाद फिर जनगणना करने आते हैं। इसके अंदर सभी अस्थायी और अस्थायी भवनों का विवरण, उनके प्रकार, सुविधाओं और संपत्ति गणना की जाती है। और इसमें देश में दूसरे वाले में प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय नागरिक या अन्य के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी शामिल की जाती है। साथ ही उन सभी घरों की सूची तैयार की जाती है जिनका सर्वेक्षण किया जाता है। आवृत्ति, पहली समकालिक जनगणना 1881 में भारत के जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन द्वारा करवाई गई थी। कृपया करके का नाम ध्यान में रखें। अगर बहुत ही कठिन सवाल बनाना होगा और जनगणना चर्चा में रहता है तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही है और हर साल ही होता रहा। इसी बार जो है वो जनगणना 10 वर्षों के पश्चात नहीं हो पाई है। 1948 जनगणना हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करती है। भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 समय और आवधिक का उल्लेख नहीं है। इसमें समय और आवधिकता का उल्लेख
नहीं है इसमें कि कितने समय पर कितने अवधि में किया जाएगा। इसलिए भारत जनगणना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए कोई संवैधानिक या कानूनी आवश्यकता नहीं है, दशकीय रूप से आयोजित करने की आवश्यकता है। कई देश, उदाहरण के अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम 10 वर्ष की आवृत्ति का पालन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे कुछ देश इसे प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित करते हैं। प्रत्येक 5 साल में वो लोगों की गणना करते हैं कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं। नोडल मंत्रालय कौन सा है? दशकीय जनगणना गृह मंत्रालय के महापंजीयन जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। गृह मंत्रालय जो है उसी के पास में सारा ये जिम्मा होता है। 1951 तक प्रत्येक जनगणना हेतु तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के जनगणना पैटर्न कि कब हमारे किस 10 साल हमारी जनसंख्या जो विस्फोट कर गई, जैसे 1971 के पश्चात जब भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ, उसके पश्चात से भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय है। उसके बाद हमारी जनसंख्या में विस्फोट हुआ, बहुत बड़े स्तर पर जनसंख्या हमारी बढ़ गई। लेकिन एक पीरियड ऐसा था 1921 के दौरान, 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या नेगेटिव में गई थी, कम हो गई थी हमारी जनसंख्या। क्यों कम हो गई थी? स्वाइन फ्लू के कारण से, स्पेनिश फ्लू के कारण से 1921 के आसपास हमारी जनसंख्या में कमी देखी गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जनसंख्या नहीं बढ़ी, लगभग बहुत कम रही। क्यों? क्योंकि देश में अन्न खाद्यान्न नहीं थे, लोग पास में खाने को नहीं था, गरीबी हद से ज़्यादा थी। लेकिन जब हरित क्रांति आई, उत्तर भारत के मैदानों में भोजन मिलने लग गया पेट भर, तो सबसे पहला चीज़ जो हुआ वो है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। आपने अपने घर में भी देखा होगा 1970 के आसपास के जो भी आपके घर मेंबर होंगे, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 भाई बहन होंगे। तो क्यों होता था? तो इसी कारण से होता था। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते। प्रोजेक्ट नेक्सस को देखते हैं क्यों है न्यूज़। देखिए अगला लिखा हुआ कि आरबीआई और आसियान मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना रहे इंस्टेंट रिटेल पेमेंट को लेकर। रिटेल का मतलब खुदरा पेमेंट को लेकर होता है। खुदरा यानी कि छोटे मोटे जो आप लोग हम लोग करते हैं उस पेमेंट की बात हो रही है। 1 लाख रुपए तक का भी खुदरा पेमेंट ही होता है। 100 करोड़ 150 करोड़ बड़े जो वो पेमेंट होते हैं उनको कहा जाता है मास लेवल पर बड़े पेमेंट होते हैं। उनके लिए अलग गेटवेज होते हैं और इनके लिए अलग होता है। गेटवेज अलग शब्द है, मैं उसको बार बार यूज़ करूँगा तो उसको लेकर घबराइएगा मत। बस एक समझिएगा, एक गेट है जिसके द्वारा पेमेंट का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इतना भी बस ध्यान रखिएगा, टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा वो। यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए आसियान कंट्रीज़ के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने बोला है कि हम प्रोजेक्ट नेक्सस, कौन सा प्रोजेक्ट बंधुओं? प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत में रिटेल पेमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, खुदरा पेमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। रिटेलर होते हैं रिटेल पेमेंट, तो रिटेल पेमेंट को लेकर इंस्टेंट रिटेल पेमेंट मतलब कि 60 सेकंड के भीतर हमारे पेमेंट जो है वो आदान प्रदान हो जाए, उसको लेकर भारत के आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत में किसके साथ में? तो बैंकॉक, मलेशिया हो गया, मलेशिया की जो बैंक है, थाईलैंड की जो बैंक है और सिंगापुर की जो बैंक है, उसके अलावा फिलीपींस की जो बैंक है, इन सभी देशों के साथ में, इन सभी देशों के बैंकों के साथ में एक सिस्टम बनाने पर काम कर रही है, जिसका प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत में जिसको बनाया जा रहा है। और इससे क्या होगा? ये 4-5 देश जो हैं ये आसियान के संस्थापक देशों में से एक हैं। इनके साथ जब हमारा पेमेंट बढ़ जाएगा तो वहाँ पर रहने वाले भारतीय लोग और भारत में रहने वाले इन देशों के लोगों के बीच में पेमेंट का आदान प्रदान बढ़ जाएगा। इकोनॉमी का कहीं ना कहीं एकीकरण होगा और इस एकीकरण का लाभ दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को होगा, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो रही है तो पेमेंट का भी ग्लोबल होना चाहिए। भारत के लोग वहाँ घूमने गए, मान लीजिए वो यूपीआई का यूज़ करना चाहते हैं। जैसे देश में तो आप एक दूध का पैकेट भी लेते हैं तो यूपीआई करते हैं, यहाँ 5 रुपये का भी यूपीआई कर लेते हैं। तो वो सिस्टम वहाँ भी लागू हो सके। वहाँ पर जब भारत के लोग जाएं या वहाँ के लोग अगर भारत आएँ तो उनको घूमने फिरने में, खर्चे करने में, अपने घर पैसे भेजने में, घर से पैसे मंगवाने में, इन सब चीज़ों की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वो आसानी से उपयोग कर सके, आदान प्रदान कर सकें। इसी को क्या नाम दिया गया बंधुओं? प्रोजेक्ट नेक्सस। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्सस शब्द का सामान्य तौर पर नेगेटिव अर्थों में उपयोग किया जाता है। नेक्सस चल रहा था बहुत बड़ा, यहाँ पर पॉजिटिव में उसको लीजिएगा। नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस तो ये है ज्वाइंट है प्रोजेक्ट आरबीआई का, और ये मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। जो हमारा डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसको क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल स्तर पर रिटेल पेमेंट के लिए बढ़ावा देना, यही इसका सबसे मुख्य लक्ष्य रखा गया था। प्रोजेक्ट नेक्सस को ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला छोटा सा टॉपिक और एक छोटा सा पीटी फैक्ट है कि गार्डन रीच जो भारत सरकार का क्या है, तो तोप जहाज़ बनाने का, हाँ नेवी के जहाज़ बनाने का एक छोटा सा कलकत्ता में क्या है तो केंद्र है।
उसको क्या बोला जाता है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE, है ना। इसमें काम करना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, क्योंकि बहुत शानदार काम होता है, भारत सरकार का है। इसने बांग्लादेश के नेवी के साथ, इंडियन नेवी और बांग्लादेश के नेवी ने कांटेक्ट किया है किसको लेकर, तो 800 टन ओशियन गोइंग ट्रक मेजर कॉन्ट्रैक्ट टू साइन अंडर ए 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दैट वाज एक्सटेंडेड बांग्लादेश बाय द इंडिया फॉर परचेज एंड डिफेंस ऑफ इक्विपमेंट। बांग्लादेश की जो नेवी है वो भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसके साथ में डील साइन किया है नेवी के इक्विपमेंट को लेकर, नेवी के इक्विपमेंट के आदान प्रदान को लेकर ये साइन किया गया है। किसके द्वारा ये साइन किया गया, बांग्लादेश की नेवी और भारत की नेवी के बीच में। ये जो शिप हैं इनका उपयोग रेस्क्यू ऑपरेशन सहित अलग अलग ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है और अगले 24 मंथों में भारत सरकार इसको डिलीवर कर देगी। और उसके साथ साथ ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के डिफेंस इंडस्ट्री में चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा था। चीन के कई सारे जो अलग अलग कंपनियां हैं वो यहाँ पर शामिल हो रही थी। उसी बीच हमने भी एक छोटा सा बेचा है बांग्लादेश को, तो ये ध्यान में रखिएगा, हमने बांग्लादेश के साथ में डील साइन किया है। अगला टॉपिक देखिए छोटा सा और है, वो है क्या, तो ब्रेन इम्प्लांटेशन को लेकर है। ये एपिलेप्टिक जो सीजर्स होता है इसमें होता है मिर्गी का दौरा, है ना। तो इसको लेकर ब्रेन इम्प्लांटेशन पर एक काम किया गया, एक डिवाइस लगाया गया है और दुनिया में पहली बार इस तरह का हुआ है। यूके के एक युवा थे जिनका नाम क्या है, ओरान नॉल्सन, और इन्हीं के ब्रेन में इस डिवाइस को, जिसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इस डिवाइस का नाम है DBS, इस डिवाइस को इम्प्लांट किया गया है और उनका जो मिर्गी का दौरा था उसको करीब 80% तक इस डिवाइस ने कम करने में सफलता हासिल की है। तो ये जो डिवाइस है इसको हम लोग समझते हैं और क्या है ये और किस प्रकार से काम करता है वो समझते हैं। सबसे पहली बात तो इस डिवाइस को ही ध्यान रखिएगा और इसका कॉस्ट सब कुछ मिलाकर करीब में 2-3 लाख के आसपास पड़ता है जैसा बताया जा रहा है। सभी को ये ज़रूरत भी नहीं होती, जिनका बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उनके लिए इस डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो आप दवाओं के माध्यम से भी सही हो सकते हैं, ऐसा भारतीय डॉक्टरों का कहना है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। इस डिवाइस के बारे में किस बीमारी को लेकर है वो भी ध्यान रखिएगा। इस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या है क्या नहीं, साइंस एंड टेक में PT में आपसे पूछा जा सकता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहा जाता है इसको। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें न्यूरो स्टिमुलेटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण को ब्रेन पेसमेकर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसको कई बार बोलचाल की भाषा में ब्रेन पेसमेकर कह दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क में प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड के माध्यम से उत्पन्न विद्युत आवेग का उपयोग असामान्य मस्तिष्क गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह विद्युत आवेग मस्तिष्क के भीतर रासायनिक असंतुलन के समायोजन का कार्य भी करता है जो विभिन्न असामान्य स्थितियों का कारण होता है। DBS प्रणाली के 3 घटक हैं, इलेक्ट्रोड या लीड, ये एक पतला कुचालक सा तार होता है, एक इंसुलेटर होता है जिसे मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र मस्तिष्क नाभिक में प्रत्यारोपित किया जाता है और वहाँ पर इसको प्रत्यारोपित करने के पश्चात से ये जो डिवाइस है ये मस्तिष्क में छोटे छोटे सिग्नल भेजता है और उस सिग्नल के कारण क्या होता है, तो उस सिग्नल के कारण से जो मिर्गी की समस्या है उस पर कुछ हद तक नियंत्रण होता है। एक्सटेंशन वायर का उपयोग इलेक्ट्रोड को इस प्रणाली के तीसरे घटक से जोड़ने के लिए किया जाता है जो सिर, गर्दन और कंधे की त्वचा के नीचे से गुजरता है। आंतरिक पल्स जनरेटर इस प्रणाली का तीसरा घटक है। इंटरनल पल्स जनरेटर इसका तीसरा है। 3 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे सामान्यतः ऊपरी वक्ष में स्थापित किया जाता है। परंपरागत DBS प्रणाली का उपयोग डायस्टोनिया, मिर्गी, आरंभिक ट्यूमर, नियंत्रित बाध्यकारी विकार, पार्किंसन जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। पार्किंसन जैसे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना अलग अलग, उनसे संबंधित रोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अवसाद के उपचार में DBS के माध्यम से किए गए नैदानिक परीक्षणों में सीमित सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि अधिकांश उपकरण केवल मस्तिष्क के एक निश्चित क्षेत्र में निरंतर विद्युत उत्तेजन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा ब्रेन को काम करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसी के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर यहीं पर समाप्त होता है। कुछ तो सीखा होगा आपने, कुछ क्या बहुत कुछ सीखा होगा आपने। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।